अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूँ आरज़ू काज़मी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं भेजा फ्राई। जी हाँ, भेजा फ्राई के नए एपिसोड के साथ हम हाज़िर हैं और हम चलते हैं आज न्यूज़ की तरफ। और सबसे पहले तो जो खबर हम आपको देंगे वो यकीनन आपको पहले मालूम होगी और बड़ी अफ़सोसनाक खबर है। और ना सिर्फ़ ये कि पूरी दुनिया के लोग उनको जानते हैं, बल्कि भारत के वो रहने वाले और ज़ाहिर है कि बिज़नेस कम्युनिटी से उनका ताल्लुक। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रतन टाटा जी की और उनका कल उनकी डेथ हुई है और ये खबर जो है वो सोशल मीडिया के ज़रिए तमाम दुनिया में ही चली गई। सब लोग बहुत अफ़सोस कर रहे हैं। एक ऐसी पर्सनैलिटी थी उनकी कि जिन्होंने सियासत में ना रहते हुए, यानी कि पॉलिटिक्स में ना रहते हुए अपनी कंट्री के लिए बहुत ज़्यादा काम किया। इनकी कंपनीज़ कोई 1-2 नहीं है, बेशुमार कंपनीज़ इनकी हैं। और उसके बाद उन्होंने जिस तरह से लोगों की मदद की, लोगों को जॉब्स मिली भारत में, एक तरह से बहुत ज़्यादा जो भारत की इकोनॉमी आगे गई है, भारत एक प्रोमिनेंट कंट्री के तौर पे सामने आया है, उसमें रतन टाटा जी की जो मेहनत है, जो उनका कंट्रीब्यूशन है, उससे कोई भी इनकार नहीं कर सकता। पाकिस्तान में भी इनके ऊपर जो है वो लोग बात कर रहे हैं और अफ़सोस किया जा रहा है उनकी डेथ का। साथ-साथ मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि 28 दिसंबर 1937 में ये पैदा हुए थे और कल जो है वो इनकी डेथ हुई है। और साथ ही साथ ये भी कि बहुत से हमारे यहाँ बिज़नेस कम्युनिटी के लोग ऐसे हैं पाकिस्तान में, जिनको मेरा ख़्याल है कि इनसे बहुत कुछ सीखना चाहिए अपनी कंट्री को। आप सियासत में आए बगैर, बगैर कोई मिनिस्ट्री लिए, बगैर किसी लालच के और बगैर कोई फ़ायदा लिए भी अपनी कंट्री के लिए काम कर सकते हैं और अपनी कंट्री के लिए आप इस तरह की एक एग्ज़ाम्पल सेट कर सकते हैं, जैसा कि रतन टाटा जी ने की कि वो ना तो वो पॉलिटिक्स में आए, ना उन्होंने कोई मिनिस्ट्री वग़ैरह की कोई कोशिश की और अपना काम किया, जो कि बिज़नेस रिलेटेड उनका काम था वही किया। और उसके ज़रिए उन्होंने अपनी कंट्री के बेशुमार लोगों को ना सिर्फ़ ये कि बेरोज़गारी के मुसीबत से बचाया, बल्कि उनके घरों में अगर रोटियाँ चलीं या खाना हुआ या लोगों को अगर काम मिला, तो उसका एक बहुत बड़ा उसमें एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन जो है वो रतन टाटा जी का भी है। और इसके लिए यकीनन भारत के लोग जो हैं वो हमेशा के लिए उनके बहुत ज़्यादा थैंकफुल रहेंगे, उनके बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार रहेंगे और उनका नाम हमेशा याद रखा जाएगा। ये वो लोग नहीं हैं जैसे हमारे यहाँ अक्सर कहा जाता है कि पॉलिटिशियंस होते हैं, आए, अपनी मिनिस्ट्री ली, अपना पैसा बनाया और उसके बाद वो दूसरों के लिए कोई काम किए बिना ही चले गए, तो लोग उनके नाम भूल जाते हैं। लेकिन रतन टाटा जी ऐसे नहीं थे। उन्होंने अपना जो बिज़नेस किया, उसमें उन्होंने अपनी कंट्री के लिए बहुत काम किया, अपने कंट्री के लोगों के लिए बहुत काम किया। और जितनी मैंने उनके इंटरव्यूज़ देखे या मैंने उनकी कोई मीडिया के साथ इंटरेक्शन देखी या जब भी उनके बारे में पढ़ा, तो यही देखा कि बहुत ज़्यादा एक हम्बल तबीयत के थे। बहुत ऐसा ये नहीं था कि पैसे का कोई दिखा रहे हों, शो ऑफ कर रहे हों या कुछ कर रहे हों, इस तरह का कुछ नहीं था। बहुत ही सादा तबीयत के थे। और मेरा ख़्याल है कि ये एक अकेले नहीं होंगे, भारत में ऐसे और लोग भी होंगे और यकीनन वो लोग वो होंगे जिन्होंने रतन टाटा जी से कुछ ना कुछ सीखा होगा और उनसे सीखना भी चाहिए। ख़ास तौर पे पाकिस्तान की बिज़नेस कम्युनिटी को भी, पाकिस्तान के हर इंसान को, जो भी सिटीज़न पाकिस्तान का है, उनको बहुत कुछ रतन टाटा जी से सीखने की ज़रूरत है। अब वो हमारे दरमियान नहीं रहे हैं, लेकिन उनकी यादें हैं, उनकी बातें हैं और जो अब बड़ी आसानी से आप लोग जो है यूट्यूब पे सुन भी सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं इंटरनेट पे और बहुत कुछ उनसे सीख सकते हैं। ये वो लोग हैं, इस तरह के लोग जो रतन टाटा जी जैसे जो जो लोग होते हैं, वो उस मुकाम पे होते हैं जहाँ पर वो अपने से बाद वाली जनरेशन्स को बहुत कुछ सिखा के जाते हैं, बहुत कुछ अच्छी बातें सिखा कर जाते हैं। और शायद ऐसे ही लोगों को जन्नती भी बोला जाता है, चाहे उनका कोई भी रिलीजन हो। लेकिन वाक़ई में ऐसे इसी तरह के लोगों की वजह से ये दुनिया अभी तक सँभली हुई है या बची हुई है, वरना तो जिस तरह के लोग और जिस तरह का माइंडसेट हम देखते हैं, उससे तो कब की ये दुनिया ख़त्म हो गई होती। लेकिन रतन टाटा जी जैसे लोग और जो लोग ऐसे हैं जिन्होंने इनके साथ रहे, जो इनके साथ सीखे या इनके इनकी सिखाई बातों पे चले, मेरा ख़्याल है वही लोग जो हैं वो ऐसे हैं जिन्होंने कि भारत को आगे ले जाने में बहुत बड़ा रोल प्ले किया होगा और पाकिस्तान को इनसे बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है। बहुत अफ़सोस है कि बहुत से पाकिस्तानी यकीनन चाहते होंगे कि वो रतन टाटा जी से मुलाकात करें, उनसे कहीं मिलें आते-जाते, कहीं हो सकता है कि उनसे मुलाकात हो जाए, लेकिन नहीं हो पाया।
اور لیکن بہرحال جیسے میں نے کہا کہ ان کی یادیں، ان کی باتیں ہمیشہ ساتھ رہیں گی، اور اگر پاکستانی چاہیں تو ان سے بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں۔ بھارت کے لوگ تو ظاہر ہے سیکھ ہی رہے ہیں، اور ان کو بہت اچھے الفاظ میں یاد بھی کیا جا رہا ہے۔ شاید یہ بھارت کے چند کچھ لوگوں میں سے ہیں جن کے بارے میں کبھی نیگیٹو بات ان کی اپنی کنٹری نے تو کیا، دنیا میں کسی نے نہیں کی۔ اور بھارت ان کو ہماری طرف سے سلام ہے، اور آئی ہوپ کہ جیسے ہمارے یہاں بولا جاتا ہے کہ اوپر والا انہیں جنت میں جگہ دے، لیکن ایسے لوگوں کی وجہ سے ہی دنیا جنت بنی ہے، اور میرا خیال ہے کہ لوگ انہیں ہمیشہ یاد رکھیں گے، اور کبھی بھی کوئی جنریشن بھی، جب آگے بھی کئی جنریشن آتی رہیں گی، اور اس کے بعد ان کو اسی طریقے سے اچھے الفاظ میں یاد کیا جاتا رہے گا۔ ہم یہاں سے چلتے ہیں جی دوسری نیوز کی طرف اپنی، اور ہم آپ کو یہ بتا دیں کہ آپ کو جیسے ہم نے بتایا تھا کہ سعودیہ سے ڈیلیگیشن آیا ہوا ہے۔ جی ہاں، سعودیہ سے ایک بڑا لمبا چوڑا ڈیلیگیشن آیا ہوا ہے، اور ان کے جو منسٹر ساتھ آئے ہیں، یعنی کہ جو سعودی عرب سے جو سعودی یعنی کہ محمد بن سلمان MBS کے جو فائنانس منسٹر ایک جو پاکستان تشریف لائے ہیں، ان کا کہنا یہ ہے کہ جی ابھی پلین نے لینڈ بھی نہیں کیا تھا، تبھی ہمیں جو ہے وہ پاکستان کی محبت جو تھی وہ ہمیں محسوس ہونے لگی۔ تو جی ظاہر ہے محبت تو محسوس ہوگی ہی، اور ظاہر آپ اگر پیسہ ویسا لے کر آئیں گے تو آپ کو محبت تو کیا بڑا کچھ محسوس ہوگا۔ لیکن خیر، یہاں پہ سرینا ہوٹل اسلام آباد میں میٹنگ چل رہی ہے، یعنی کہ بار بار کئی لوگوں کو بلایا گیا ہے اس میں، اور وہاں پر بات چیت چل رہی ہے۔ اسحاق ڈار صاحب بھی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اور کئی دوسرے پرومیننٹ قسم کے پاکستان منسٹری کے لوگ جو ہیں وہ وہاں موجود ہیں، اور وہ 130 لوگ جو کہ سعودی عرب سے آئے ہیں یہاں پر چیک کرنے کے لیے کہ آخر کہاں انویسٹ کریں گے۔ ویسے پاکستانیوں کو زیادہ امید نہیں ہے، اس لیے کہ اس سے پہلے بھی آپ نے دیکھا تھا کہ 30 کے قریب لوگ آئے تھے کچھ عرصے پہلے، اور ان کو بھی یہی کہا گیا تھا کہ جی وہ پاکستان میں انویسٹ کرنے آئے ہیں، اور وہ 30 بلین ڈالر جو ہے پاکستان میں انویسٹ کریں گے، لیکن وہ آئے، گھوما پھرا اور کھا پی کے نکل لیے۔ اور ان کے بارے میں بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ یہ بھی آئیں گے اور کھائیں گے پیئیں گے، اور اس کے بعد جو ہے MOU سائن کریں گے۔ وہ سائن کرنے میں کون سا پیسہ لگتا ہے، تو وہ سائن وائن ہو جائیں گے، اور اس کے بعد وہ آگے نکل جائیں گے۔ ساتھ ساتھ سعودی منسٹر صاحب جو آئے ہیں ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ پاکستان ہمارے دوست کنٹری نہیں ہے، پاکستان ہمارا خاندان ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، اب دیکھتے ہیں کہ خاندان والوں کے ساتھ وہ کیا سلوک کرتے ہیں، اس لیے کہ ہم نے تو اچھا سلوک ہوتے ہوئے نہیں دیکھا ہے۔ لیکن بہرحال اس قسم کی باتیں جو ہیں وہ ڈیلیگیشن کی طرف سے جاری ہیں، اور اس وقت جو جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اسلام آباد میں میٹنگ چل رہی ہے، اور یہ 3 دن یہ لوگ اسلام آباد میں رہیں گے، اور 3 دن کے بعد ظاہر ہے کہ واپس جائیں گے، لیکن اس کے بعد پاکستان کو کچھ ملے گا یا نہیں یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ لیکن بہرحال $2 بلین جو ہے اس کی بات کی گئی ہے کہ جی بینکنگ سیکٹر میں $2 بلین جو ہیں وہ لگائے جائیں گے، لیکن اب دیکھتے ہیں کہ یہ کہاں تک یہ کام ہوتا ہے۔ ویسے تو امریکہ نے کہا ہوگا، امریکہ کے اشارے پر ہی سعودی عرب کام کرتا ہے، ورنہ سعودی عرب کئی بار پاکستان کو 1 اور 2 بلین کیا کچھ بھی پیسہ دینے سے انکار کیا ہے، اور جب امریکہ نے کہا تبھی دیا گیا۔ تو اس وقت اگر ہم خود سے آ کے کہہ رہے ہیں کہ جی ہم $2 بلین لے کر آئے، تو ڈیفینیٹلی کہیں نہ کہیں اس میں امریکہ کا رول جو ہے اس سے آپ انکار نہیں کر سکتے۔ بات کریں گے ذاکر نائک کی۔ جی ہاں، ذاکر نائک جو کہ پاکستان کے وزٹ پر ہیں، اور پاکستان میں ان کی جس طریقے سے خاطر ہو رہی ہے، تو میرا خیال ہے کہ یہ اب اگلے جنم تک دوبارہ پاکستان آنے کی نام بھی نہیں لیں گے۔ لیکن پتہ نہیں ان کا اگلا جنم اسی طرح ہوگا یا کچھ ڈھنگ کے انسان بن کے آئیں گے یہ۔ بہرحال ان کا ایک اسٹیٹمنٹ اور چل رہا ہے جی، جس میں ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر فیمیلز جو ہیں وہ عجیب عجیب سے ڈریسز پہنیں گی، یا کوئی ایسے ڈریسز پہنیں گی جو ویسٹرن ڈریسز ہوں گے یا اس قسم کے ہوں گے، تو پھر اگر ریپ ہو جاتا ہے تو اس میں کوئی خاص بات نہیں ہے، اور جس نے ریپ کیا ہو اس کو جانے دینا چاہیے۔ اس قسم کی باتیں بھی انہوں نے کی ہیں۔ تو ان سے پوچھنا یہ تھا کہ اگر فیمیل کے ڈریسز کی وجہ سے ریپ ہوتے ہیں تو پھر یہ بتا دیں کہ آج کی ہی خبر ہے، میں آپ کو پرانی خبر نہیں بتا رہی، آج ہی کی خبر ہے، کراچی میں ایک 3 سال کی بچی کا ریپ کر کے اور اس کو جان سے مار دیا گیا۔ آپ کے خیال سے اس بچی نے ایسا کون سا ڈریس پہنا ہوگا جس کی وجہ سے اس آدمی نے اس 3 سال کی بچی کا ریپ کر دیا اور اس کے بعد اس کو جان سے مار دیا؟ صرف یہی نہیں، بچوں کا بھی ہو، یعنی کہ لڑکے جو ہوتے ہیں، چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں، ان کا بھی ریپ ہوتا ہے، اور وہ
मस्जिदों में भी होता है, मदरसों में भी होता है, और उन लड़कों ने ऐसा क्या पहन रखा होता है जो उनका रेप हो जाता है। उसके बाद ये कहना कि बकरियों के साथ भी होते हैं। जी हाँ, कई वीडियोज़ मौजूद हैं जिसमें बकरियों के साथ हमारे मुल्ला मौलाना और कई दूसरे लोग जो हैं, चाहे वो मुल्ला मौलाना ना भी हों, हर तरह के ही लोग हैं, वो रेप कर रहे हैं। तो आखिर बकरी ने ऐसा क्या पहन लिया आपके ख्याल से? अगर मुझे बता सकें ज़ाकिर नाइक साहब कि आखिर बकरी ने ऐसा कौन-सा ड्रेस पहन लिया जिसकी वजह से ये लोगों ने बकरी रेप करनी शुरू कर दी? अगर आपको यकीन नहीं, आप देख सकते हैं, वीडियोज़ मौजूद हैं, सोशल मीडिया पे जगह-जगह बताया जाता है। लेकिन छोटी बच्ची जो एक 3 साल की आज जिसको मार दिया गया रेप करने के बाद, उसका भी अगर बता दें कि क्या है। बहरहाल यहाँ पर ज़ाकिर नाइक साहब को कोई ख़ास इज़्ज़त अफ़ज़ाई नहीं हो रही है। उनकी हर उल्टी-सीधी स्टेटमेंट को लेकर लोग उनकी अच्छे से ख़ातिर कर रहे हैं, और कभी वो अनमैरिड औरत को या फीमेल को कह देते हैं कि जी पब्लिक प्रॉपर्टी है। मुझे नहीं मालूम कि किस माइंडसेट के आदमी है, और लेकिन एक बात पक्की है, इनको अगर भारत वालों ने अगर इनको भारत से निकाला है, तो बिल्कुल सही निकाला है। ये इसी काबिल हैं और इसी काबिल थे कि इनको भारत से बाहर निकाल दिया जाए। और मेरा ख़्याल है पहली चीज़ है जो, या पहली बात ऐसी है जिसको पाकिस्तान वाले भारत की सही ठहरा रहे हैं, और वो भी ये कि ज़ाकिर नाइक को उन्होंने अपनी कंट्री से बाहर निकाल दिया। इसका मतलब है कि बहुत अच्छा किया। ये बातें पाकिस्तान में हो रही हैं और पाकिस्तान के लोग एप्रिशिएट कर रहे हैं भारत के इस स्टेप को, कि उन्होंने ना सिर्फ ये कि ज़ाकिर नाइक के खिलाफ केसेस बनाए हैं, बल्कि ज़ाकिर नाइक को अपनी कंट्री से निकाल बाहर किया है। और यही बात जो है शायद हम कभी ना समझ पाते पाकिस्तानी, जब तक कि ज़ाकिर नाइक पाकिस्तान ना आते। जब तक वो पाकिस्तान नहीं आए थे, वो बहुत ही हीरो समझे जाते थे और ये माना जाता था कि बहुत बड़े स्कॉलर हैं और इस्लामिक स्कॉलर हैं और बड़ी ढंग की बातें करते हैं। लेकिन पाकिस्तान आकर उन्होंने हर बात झूठी साबित कर दी, और उन्होंने ये साबित कर दिया कि भारत की गवर्नमेंट ने, भारत के लोगों ने बिल्कुल सही स्टेप लिया था, जो उनको अपनी कंट्री से बाहर निकाल दिया। बहरहाल अब यहाँ से भी मेरा ख्याल है कुछ ही दिनों में वो चलते बनेंगे, क्योंकि जो इज़्ज़त अफ़ज़ाई उनकी यहाँ हो रही है, शायद वो उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं की होगी कि पाकिस्तानियों को, उनको लग रहा होगा कि क्योंकि ये भारत के अगेंस्ट हैं, भारत के खिलाफ बात करते हैं, तो शायद भाग-भाग के पाकिस्तानी इनको वेलकम करेंगे और इनकी हर गलत बात को एक्सेप्ट भी करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, और यही बात जो है इस तरफ इशारा करती है कि कहीं न कहीं पाकिस्तान में एक चेंज आ रहा है। पाकिस्तान के लोग बेहतर हो रहे हैं, अपनी सोच को बेहतर कर रहे हैं, और अगर ऐसा ना होता तो डेफ़िनेटली ज़ाकिर नाइक जैसे लोगों को जिस तरीके से वेलकम किया गया था, स्टेट गेस्ट बनाया गया, उसके ऊपर पब्लिक भी उनको हार-फूल पहनाती। लेकिन इस वक़्त तो हाल ये है कि ज़ाकिर नाइक को बचना चाहिए, ऐसा ना हो किसी वक़्त जूतों के हार लेके लोग पहुँच जाएँ और वो जूतों के हार इनको पहनना पड़ जाए। बहरहाल देखते हैं कि ये भी और कितने दिन पाकिस्तान में रहकर ये सब कुछ सह पाते हैं, इसलिए कि पाकिस्तानी तो इनकी वो छितरौल कर रहे हैं जो इन्होंने सोची भी नहीं होगी। बात करेंगे, हम आगे बढ़ते हैं, और जी हमारे होम मिनिस्टर साहब, जी हाँ, मोहसिन नकवी साहब। मोहसिन नकवी साहब का कहना ये है कि अगर कोई पीटीएम यानी कि पख्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट वालों को अगर कोई सपोर्ट करेगा, तो उसका भी आईडी कार्ड और पासपोर्ट कैंसल कर दिया जाएगा। यानी कि पख्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट वाले इनको इतने बुरे लग गए हैं, उनकी बातें इनको इतनी बुरी लग गई हैं कि इन्होंने एक पंजाबी और पठान झगड़ा जो है वो खड़ा करने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पर साफ-साफ तौर पे मोहसिन नकवी साहब का ये कहना है कि अगर किसी ने ज़रा-सा भी साथ दिया पीटीएम का, यानी कि मंज़ूर पश्तीन और उनकी पार्टी का, जो कि पख्तूनों की तहफ़्फ़ुज़ के लिए, उनकी राइट्स के लिए लड़ते हैं, उनके राइट्स के लिए बात करते हैं, तो उन लोगों का भी आईडी कार्ड और पासपोर्ट कैंसल कर दिया जाएगा। उसके उस ट्वीट थी उसपे, यानी इन्होंने बीबीसी को इंटरव्यू दिया है और बीबीसी को इंटरव्यू देते हुए इन्होंने ये बात की है, बीबीसी के पेज पे ही मौजूद है कि इन्होंने ये बात की है। ये स्टेटमेंट इनका बीबीसी उर्दू ने लगाया है, और वहाँ पर नीचे जो कमेंट्स आए हैं, यानी जो पख्तून के लोग हैं उनकी तरफ से जो कमेंट्स आए हैं वो बड़े इंटरेस्टिंग है। उनमें से कई लोगों ने लिखा कि जी हाँ, बिल्कुल, अब हमारा अपना पासपोर्ट होगा, हमारा अपना आईडी कार्ड होगा। इसका मतलब ये है कि मोहसिन नकवी साहब लोगों को उस जगह ले जा रहे हैं जहाँ से वापसी मुमकिन ना हो। मोहसिन नकवी साहब, ये चीज़ आपको बहुत भारी पड़ेगी, और इसका खमियाज़ा ना सिर्फ़ आपको बल्कि आपके उन बॉसेस को भी उठाना पड़ेगा, जिनके कहने पे आप इस किस्म की स्टेटमेंट दे रहे हैं। और सभी जानते हैं कि वो स्टेटमेंट्स कहाँ से आती हैं, और ये जो आप लोग बार-बार कभी बलूचिस्तान के लोगों को तंग करते हैं, कभी केपीके के लोगों को परेशान करते हैं, ऐसा करना बंद कर दीजिए।
वरना आपको बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। उसके बाद वही होगा कि जब आप केपीके को भी तंग कर देंगे, उसके बाद बारी पंजाब की आ जाएगी और फिर पंजाब एक दूसरे का गला पकड़ के खड़े होंगे। यानी कि आप टीएलपी को बैन नहीं कर रहे, आप ये नहीं कह रहे कि टीएलपी का साथ देने वालों का पासपोर्ट और आईडी कार्ड कैंसिल हो जाएगा। टीएलपी, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान, जो कि लोगों को जिंदा जला देते हैं, लोगों के गले काट देते हैं। हमारे अपने जर्नलिस्ट फ्रेंड और कोलीग एजाज सैयद को भरे मजमे में उन्होंने धमकी दी है मार डालने की, उनको धमकी दी है कि उनको वो नुकसान पहुंचाएंगे। लेकिन आपकी गवर्नमेंट की तरफ से, आपके प्राइम मिनिस्टर की साइड से, या आपने खुद एक लफ्ज जो है टीएलपी को नहीं कहा है। आप उनको बिल्कुल नहीं रोक रहे हैं, बल्कि ये वो लोग हैं, टीएलपी के लोग, ये वो आपके पाले हुए पालतू हैं जिनको आपको जब मर्जी आती है आप लोगों के ऊपर छोड़ देते हैं और उनको कह दिया जाता है, लोगों को डराने धमकाने और मार डालने का इनको आपने लाइसेंस दे रखा है। लेकिन अगर कोई अपने हक के लिए बात करता है, चाहे वो बलूचिस्तान के लोग हों, चाहे वो केपीके के लोग हों, तो वो आपको बहुत बुरा लगता है और उनको आप धमकियां देते हैं कि आप आईडी कार्ड और पासपोर्ट कैंसिल कर देंगे। तो ये आईडी कार्ड और पासपोर्ट आप टीएलपी वालों के सपोर्टर्स को क्यों नहीं कहते? टीएलपी वालों के आईडी कार्ड और पासपोर्ट कैंसिल क्यों नहीं करते? उनको आप क्यों सपोर्ट कर रहे हैं? और अगर आईडी कार्ड और पासपोर्ट उनका कैंसिल करने की आप में हिम्मत नहीं है, अगर आप इतने बुजदिल हैं कि आप में हिम्मत नहीं है कि आप टीएलपी और इस किस्म के जो दूसरी टेरर ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको सपोर्ट करना बंद नहीं कर सकते, तो पब्लिकली मान जाइए कि जी आप लोगों में हिम्मत नहीं है, आपकी औकात नहीं है कि आप हाफिज सईद, मसूद अजहर, दाऊद इब्राहिम और इस तरह के लोगों को जिनको आपने पाल के रखा है, यहाँ तक कि अब तो आपका उसामा बिन लादेन का बेटा भी जो है वो पकड़ा गया है दोबारा से, जो कि टेरर ऑर्गेनाइजेशंस के साथ राब्ते में था। इस तरह के लोगों को आप सपोर्ट करते हैं, ये बात आप खुल्लम खुल्ला मान जाइए। क्यों आप एक बड़ा अपने आप को पीसफुल कंट्री और पीसफुल लोगों के तौर पे सामने लेकर आते हैं, जबकि ऐसा नहीं होता हुआ दिखाई देता। आप हमेशा गलत लोगों को सपोर्ट करते हुए दिखाई क्यों देते हैं? मैं पाकिस्तान की सिटीजन हूँ, मुझे अफसोस होता है, मुझे दुख होता है जब मैं देखती हूँ कि मेरी कंट्री और मेरी कंट्री के वो लोग जो पॉलिसीज बनाते हैं, जो मुल्क चलाते हैं, जिनके हाथ में पावर है, वो इस तरह के लोगों को सपोर्ट करते हैं, जैसे कि टीएलपी को, जैसे कि टीटीपी को, जैसे कि ये हाफिज सईद, मसूद अजहर और इस किस्म के लोगों को जब मेरी कंट्री सपोर्ट करती है, मुझे शर्म आती है ऐसी बात पे। क्यों हमारे यहाँ कोई साइंटिस्ट, कोई ऐसा जो इकोनॉमिस्ट हो या कोई एजुकेशनिस्ट और इस किस्म के लोग, कोई बेहतरीन फनकार, कोई सिंगर, कोई ऐसे लोगों को सपोर्ट क्यों नहीं किया जाता? हमारे यहाँ क्यों सिर्फ और सिर्फ मार काट करने वालों को सपोर्ट किया जाता है? और जब लोग अपने राइट के लिए आवाज उठाएं, चाहे वो डॉक्टर मारंग बलोच हो, चाहे वो मंजूर पश्तीन हो, उनको रोका जाता है, उनको टोका जाता है, उनके पासपोर्ट ले लिए जाते हैं, उनके आईडी कार्ड ले लिए जाते हैं और ये तमाशा सारी दुनिया देख रही है। आप जितना मर्जी सोशल मीडिया पे बैन लगा लीजिए, सोशल मीडिया को आप नहीं रोक पाएंगे और सोशल मीडिया से खबर कहीं ना कहीं पहुंच ही जाती है। मुझे अफसोस होता है ये सब कुछ देखकर। एज अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान मेरा भी दिल करता है कि काश पाकिस्तान भी प्रोग्रेसिव कंट्रीज में शामिल हो जाए, काश पाकिस्तान में भी एजुकेशन सिस्टम ठीक हो, काश पाकिस्तान में भी हर एक को उसका राइट दिया जाए, हम लोग एक दूसरे को मार काट ना रहे हो, एक दूसरे को जिंदा ना जलाया जा रहा हो, एक दूसरे के ऊपर फतवे ना जारी किए जा रहे हो, एक दूसरे को ये ना कहा जा रहा हो कि जी इसको मार दो, इसको निकाल दो, ये सब बातें ना हो रही हो। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे लोग जो पावर में आते हैं, हमारे लोग जिनके हाथ में पॉलिसीज होती हैं या पॉलिसीज बना सकते हैं, वो खुद ऐसे ही माइंडसेट के लोग हैं और वो खुद ये सब चीजें सपोर्ट करते हैं। अगर ऐसा ना होता तो अभी तक टीएलपी को बैन कर दिया गया होता, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा होता हुआ हमें दिखाई नहीं दे रहा। आप सिर्फ आवाजें दबाना जानते हैं, लोगों को मार डालना जानते हैं और यही आपकी पहचान है। इसीलिए ना तो कोई कंट्री आपके साथ ट्रेड करती है और ना ही कोई काम करना चाहती है। कौन आएगा यहाँ पे मरने के लिए? अभी सऊदीज आए हैं 2 बिलियन लेकर, लेकिन सऊदीज की बात और है, वो तो आपको जाहिर है कि मोमिन है, वो आपको कान के नीचे दो देंगे। लेकिन हाँ, चाइनीज को मारने के लिए आप निकल पड़ते हैं। मुझे ये बताइए कि जब इतनी ज्यादा फ्लाइट्स आती हैं, हर एयरपोर्ट पे हजारों की तादाद में डेली फ्लाइट्स आती हैं, किसी को कैसे पता चला कि ये चाइनीज वर्कर्स या चाइनीज इंजीनियर्स जो हैं वो कौन सी फ्लाइट से आ रहे हैं और कब आ रहे हैं, जो उनको कोई भी हिट करने के लिए पहुंच गया? इसका मतलब ये है
کہ कोई ना कोई आपके अंदर ही है जो ये खबरें पहुंचाता है, लेकिन बात सारी ये है कि हम उन्हें मार ही क्यों रहे हैं, चाहे किसी के अपनी राइट्स के लिए कर रहा हो या किसी वजह से भी कर रहा हो, ये गलत है। लेकिन ये गलत जो है उसको वो लोग सही समझ रहे हैं जिनके साथ आप गलत कर रहे हैं। ये बात आपको समझनी होगी कि जिन लोगों के साथ आप गलत कर रहे हैं वो अपने गलत काम को सही समझ रहे हैं, और ऐसा नहीं होना चाहिए। बहरहाल हम यहाँ से चलते हैं, आप लोगों से मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू।